नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में उदारवादी विचारक गोपाल कृष्ण गोखले। सभी जानते हैं कि भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और इस संघर्ष में चाहे उदारवादी हो या उग्र राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी और चाहे गांधी, सभी किसी न किसी तरीके से हम देखें तो वो राष्ट्रीय आंदोलन के अंग थे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक नेता उदारवादी ही थे और 1885 और 1905 के काल के प्रमुख उदारवादी नेता ए.ओ. व्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि माने जाते हैं और गोखले इनमें निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग को अपनाया। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार को अपनी बात समझाकर शासन तंत्र में सुधार और अंततोगत्वा स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गोखले स्वभाव से ही मृदु थे, अतः उनकी प्रवृत्ति यह थी कि नरम तरीकों से ही काम निकाल लिया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं को सामान्यतः आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ समझा जाता है। वस्तुतः ऐसी बात नहीं थी और गोखले के संबंध में तो ऐसी किसी बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। देश के प्रति अटूट निष्ठा, तप, त्याग, लगन और अनथक परिश्रम में वे राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य किसी भी नेता से पीछे नहीं थे। तिलक ने सही कहा कि बहुत ही छोटी आयु में उन्होंने अपने आप को देश सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 ईस्वी में बम्बई प्रांत के कोल्हापुर जिले में हुआ था और उनकी मात्र जब 13 वर्ष की आयु थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। शिक्षा के लिए उन्हें कठोर संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन उनके दिल और दिमाग की अद्भुत योग्यताएं थी और उन्होंने जीवन में बड़ी तेजी से उन्नति की। 18 वर्ष की आयु में स्नातक हुए और 20 वर्ष की आयु में पूना के अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक हुए। आगे चलकर ये विख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। गोखले इस कॉलेज से 1902 ईस्वी में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। तो महादेव गोविंद रानाडे गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्यपरायणता से बहुत अधिक प्रभावित थे और गोखले ने अपना सार्वजनिक जीवन जस्टिस रानाडे के शिष्य के रूप में प्रारंभ किया। जस्टिस रानाडे ने गोखले को बम्बई प्रदेश की मुख्य राजनीतिक संस्था सार्वजनिक सभा का मंत्री भी बना दिया और शीघ्र ही वे प्रांत के प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाने लगे। वे इस संस्था के प्रमुख पत्र क्वार्टरली रिव्यू के संपादक भी नियुक्त हुए। 4 वर्ष तक के वे समाज सुधार से संबंध पत्रिका सुधारक के भी संपादक रहे और 22 वर्ष की अल्पायु में ही गोखले बम्बई विधान परिषद के सदस्य भी मनोनीत किए गए। सरकार की भूमि राजस्व संबंधी नीति पर उन्होंने परिषद में बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिए और 1889 ईस्वी में गोखले कांग्रेस के सदस्य बन गए और कई वर्षों तक बम्बई प्रदेश कांग्रेस के मंत्री रहे। सन 1892 के अधिनियम की कमियों पर उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से प्रकाश भी डाला और सन 1902 में उन्हें केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया। तो इस तरह से गोखले बहुत ही एक ऐसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति रहे हैं जो वास्तव में कांग्रेस के उदारवादी पक्ष के कर्णधार के रूप में कार्य करते रहे और उनकी सेवा अनेक रूपों में हमें देखने को मिलती है। 1897, 1905, 6, 8, 12, 13 और 14 में कुल मिलाकर 7 बार तो उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी और इनमें से कुछ यात्रा उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में की। तो हम देख सकते हैं कि वो कितने महान विचारक थे
और कितने भारतीय विचार, भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने में कितने माहिर थे, कितने सक्षम थे। गोखले ने हाब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष भी अपने विचार रखे थे और 1905 में गोखले उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य होकर इंग्लैंड भी गए जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को यह समझाने बुझाने के लिए गया था कि बंग भंग संबंधी अधिनियम न बनाया जाए, लेकिन उनके विवेकपूर्ण आग्रह का ब्रिटिश नेताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। और भी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं कि किस तरह से इंग्लैंड की यात्राओं में गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति तथा उनके पत्र इंडिया को सक्रिय बनाने में भी प्रशंसनीय कार्य किया। 1910 और 1912 में गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नेटाल के करारबद्ध भारतीय श्रमिकों की सहायता के लिए प्रस्ताव भी रखे। इन श्रमिकों की स्थिति आज के बंधुआ श्रमिकों से भी बदतर थी। 1912 में वे गांधी जी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका भी गए और इसी तरह हम देखते हैं कि गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे और गोखले के मन में गांधी जी के लिए गहरा स्नेह तथा सम्मान था। गांधी जी उन्हें पुण्यात्मा गोखले कहा करते थे और उनकी निर्दोष देशभक्ति और आकर्षक व्यक्तित्व का ब्रिटेन के नेताओं पर भारी प्रभाव भी पड़ा था। तो भारतीय राजनीति की उग्रवादी धारा के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों, विशेषतः लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ उनके मतभेद थे, लेकिन इन मतभेदों में कोई संकीर्णता नहीं थी। सन 1908 से लेकर 11 के वर्षों में गोखले ने तिलक की कारावास से मुक्ति के लिए भारी प्रयत्न भी किए थे और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव दिया था, जिन्हें उन्होंने अस्वीकार किया। उन्होंने भारत मंत्री की परिषद की सदस्यता ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया और उनकी इन अस्वीकृतियों में उनकी सेवा भावना और त्याग भावना, देशभक्ति की भावना को हम देख सकते हैं। जब हम उनके राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं तो गोखले इतिहास और अर्थशास्त्र के बहुत ही प्रकांड पंडित थे और इसके अतिरिक्त हम देखें तो गोखले रानाडे के शिष्य थे, जैसा कि मैंने पहले बताया, और रानाडे ने उन्हें एक निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोण दिया था। गोखले पर एक अन्य उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता का भी भारी प्रभाव पड़ा। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्रिंसिपल सलबाई और सर विलियम वेडरबर्न जैसे अंग्रेज से भी उनका घनिष्ठ संपर्क था। गोखले स्वयं भी आदर्शवादी के स्थान पर एक यथार्थवादी और व्यावहारिक बुद्धि के धनी थे। वे अपने हृदय को मस्तिष्क पर हावी नहीं होने देते थे। उनके स्वभाव और समस्त शिक्षा दीक्षा ने उनमें ब्रिटिश उदारवादी या उदारवाद के प्रति भारी विश्वास उत्पन्न कर दिया था और उन्हें रचनात्मक राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो आंदोलन का मार्ग अपनाकर तुरंत ही देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात को अविवेकपूर्ण और अव्यावहारिक समझता और संवैधानिक विकास के मार्ग को अपनाकर धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ने की बात सोचता है। गोखले के राजनीतिक चिंतन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास उनका था, मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में उनका विश्वास था और शिक्षा दीक्षा ने उनमें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न कर दी थी। उन्हें अंग्रेज जाति की अंतरात्मा में विश्वास था। दादा भाई की भांति वे सदैव आशा किया करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीतिज्ञता का उदय होगा और भारत के साथ न्याय किया जाएगा। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता का बखान करते हुए वे भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश देते थे और ब्रिटेन की उदारता तथा न्यायप्रियता को जगाते हुए उन्हें भारत के प्रसंग में उदार आचरण का परिचय देने के लिए प्रेरित करते थे। इसी तरह ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की सद्भावना और ब्रिटिश न्याय राष्ट्र की न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास इतना अधिक था कि जब दादा भाई नौरोजी की भी इस प्रसंग में आशा डिग गई, तब भी वे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का
भरोसा करते रहे, लेकिन 1909 के भारतीय शासन अधिनियम की व्यवस्थाओं तथा इस अधिनियम की क्रियान्विति के स्वरूप को देखकर उनकी भी आस्था जीवन के अंतिम वर्षों में कमजोर अवश्य पड़ गई थी। फिर ब्रिटिश शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण की हम बात करें तो भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन, लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक उन्होंने आलोचना भी की थी। राणा डे की भांति गोखले का विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ही एक अंग है और इसने भारत को भारी लाभ पहुंचाए हैं। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े लाभ थे समस्त देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना, जिसे वे बहुत अधिक महत्व देते थे, तथा पाश्चात्य शिक्षा की व्यवस्था। वे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई आंग्ल भाषा को ही भारत के लिए वरदान मानते थे, जिसके माध्यम से भारत लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया। इसी तरह उन्होंने संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में भी उनका अडिग विश्वास था। गोखले का संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलनों के बारे में अगर हम बात करें तो वे उग्र विचारों और साधनों तथा असंवैधानिक मार्गों को भारत के लिए अहितकर समझते थे और इसके विरुद्ध थे। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करना चाहते थे और गोखले के मार्ग को उनके विरोधियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम जरूर दिया था, लेकिन वस्तुतः इस प्रकार का विचार उचित नहीं था। इस मार्ग को अपनाने में लोकमत की शक्ति को जागृत करना आवश्यक था और इस दृष्टि से यह मार्ग ऊपर से देखने पर सरल लेकिन वस्तुतः बहुत अधिक श्रम साध्य भी था। उनका विश्वास विरोधी को हराने में नहीं अपितु जीतने में था। हिंसा, विद्रोह, सशस्त्र क्रांति अथवा विदेशी आक्रमण की सहायता आदि के लिए उनके राजनीतिक व्यवहार में कोई भी स्थान नहीं था। और 1908 में इलाहाबाद में उन्होंने कहा कि संवैधानिक साधनों में से मेरा अभिप्राय शांतिपूर्ण साधनों से है। कुछ अवसरों पर उन्होंने विचार व्यक्त किए कि करों को न देना भी वैधानिक आंदोलन का ही एक अंग है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय जनता को ऐसा कोई उपाय अपनाने का परामर्श कभी नहीं दिया था। फिर स्वशासन की धारणा की हम बात करें तो हालांकि उन्होंने क्रमिक सुधारों के मार्ग को अपनाने में ही विश्वास किया था, लेकिन इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। गोखले का विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही के फलस्वरूप प्रशासन में जो आर्थिक और अन्य दोष प्रवेश कर गए हैं, उनका निराकरण स्वशासन द्वारा ही किया जा सकता है। स्वशासन के बारे में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामलों का प्रबंध स्वयं करने देना ही स्वशासन है। सन 1907 में इलाहाबाद में उन्होंने कहा कि मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसे ही हो जैसे कि अन्य लोगों की अपने देश में है। इसी तरह सत्ता के विकेंद्रीकरण का विरोध उन्होंने किया। गोखले पूर्णतः इसके विरोधी थे, विकेंद्रीकरण के विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते थे जब ब्रिटिश सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाती। प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखने और सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ने के लिए गोखले ने कई अवसरों पर कुछ सुझाव भी दिए, जैसे प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और शक्ति में वृद्धि करके प्रांतीय विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाए। हाब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव दिए कि सत्ता की सबसे अच्छी इकाई पंचायतों के रूप में है। प्रशासन के सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत हो, जिसे शासन संबंधी पर्याप्त अधिकार दिए जाए। प्रशासन के मध्य स्तर पर जिला परिषद और शिखर स्तर पर पुनर्गठित विधान परिषदें हों। इसी प्रकार उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन कुछ मांगें भी रखी।
ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों से वे परिचित थे और भारत में वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक भी रहे हैं। ब्रिटिश शासन के बढ़ते हुए सैनिक व्यय और बढ़ते हुए गृह व्यय के कारण भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और इस स्थिति के विनाशकारी परिणाम भी हुए। भारत के शिक्षित वर्ग को सत्ता से बाहर रखने और नौकरशाही के कठोर रवैये की भी उन्होंने आलोचना की थी। सरकार पर निरंतर इस बात के लिए उन्होंने दबाव डाला कि जन कल्याण पर अधिक व्यय करे, सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाए, सैनिक व्यय कम करे, प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए। शिक्षा, सफाई आदि आवश्यक जन कल्याण कार्यों के लिए भी समुचित धन व्यय की उन्होंने बात की और प्रारंभिक शिक्षा को शुरू करने पर बल दिया। अनिवार्य रूप से गोखले ने नमक कर और रुई के माल पर उत्पादन कर हटाने की भी मांग की थी। विशेषकर उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि नमक कर को घटाते घटाते 2.5 रुपये प्रतिमन से 8 आने प्रतिमन कर दिया गया। तो इस तरह से 1905 में भी उन्होंने बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए कुछ अपनी मांगें रखी और ये मांगे जैसे विधान परिषदों का सुधार किया जाए, भारत परिषद में कम से कम 3 भारतीय सदस्य हों, देश के सभी जिलों में सलाहकार परिषदों की उन्होंने मांग की, भारतीय लोक सेवाओं की न्यायिक शाखा के लिए नियुक्तियां वकील वर्ग में से की जाए, ऐसी बात उन्होंने की। न्यायिक और कार्यपालिका विभागों का पृथक्करण करने की बात की और भारी सैनिक व्यय में कटौती की बात की। प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार, औद्योगिक और तकनीक विकास और विस्तार, देहाती जनता को ऋण के बोझ से राहत देना, इस तरह से उन्होंने कुल मिलाकर 9 मांगें अपनी रखी। इसी के साथ सांप्रदायिक एकता में उनका अटूट विश्वास था। वे हिंदू मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी मानते थे। स्वदेशी का समर्थन उन्होंने हमेशा किया, लेकिन बहिष्कार की प्रति शंकाएं उनके मन में थी। गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था, जैसा कि मैंने अभी बताया। उन्होंने 1905 में वाराणसी कांग्रेस में भी कहा कि स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। जिन श्रेष्ठतम आदर्शों ने मनुष्य जाति के हृदय को कभी भी प्रेरित किया है, उनमें स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान है। हथकरघा उद्योग का पुनरुत्थान करने, उन्हें आधुनिक रूप देने के महत्व पर भी उन्होंने जोर दिया और इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, ऐसा उनका मानना था। स्वदेशी के समर्थक होते हुए भी गोखले ने बहिष्कार के उग्र अस्त्र के प्रयोग की अनुमति नहीं दी थी। राजनीति का आध्यात्मिकरण, यदि हम इस विषय पर बात करें तो सभी राजनीतिक विचार तत्कालीन भारतीय राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने इनके अतिरिक्त राजनीतिक जीवन के एक शाश्वत सत्य का प्रतिपादन किया। गोखले राजनीति में नैतिकता तथा उच्च उद्देश्यों को लेकर आए और इस बात पर बल दिया कि धर्म और नैतिकता को राजनीति का आधार होना चाहिए और साध्य तथा साधनों के संदर्भ में साधनों की पवित्रता पर सबसे अधिक उन्होंने आग्रह किया, जोर दिया। विश्वास था उनका कि राजनीति जन सेवा का एक साधन तभी बन सकती है जबकि उसका आध्यात्मिकरण हो, अर्थात जब राजनीतिक नैतिकता पर आधारित हो। और इस तरह उन्होंने चारित्रिक विकास, नैतिक राजनीतिक के अभाव में स्वशासन हमारे देश के सार्वजनिक रोगों का उपचार नहीं बन सकता, ऐसे उनके विचार थे। 1905 में स्थापित भारत सेवक समाज का संभवतया सबसे प्रमुख उद्देश्य ही उनका राजनीति का शुद्धिकरण कर उसे धर्म और नैतिकता से संबंध करना ही था। तो इस तरह से गोखले के विचार यदि हम देखें तो पूरे भारत को एकजुट करने में उनका विश्वास था। राजनीति में नैतिकता और शुद्धिकरण पर वो हमेशा बल देते थे और इसी के साथ साथ उन्होंने जो प्रशासनिक सुधारों की बात की, शिक्षा की बात की, स्वशासन की बात की, वो वास्तव में भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है। धन्यवाद।